सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 13, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand chapter number 2. And in this chapter we'll also learn and understand the topic Company Rule Expands, यानी किस तरह से कंपनी अपने रूल को धीरे धीरे एक्सपेंड करती जा रही थी। हम इस वर्कशीट में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में समझा था कि किस तरह से कंपनी ने पहले कंपनी ट्रेड कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो वॉर करने लग गई और उसने बंगाल को कंट्रोल कर लिया। और इसके बाद तो फिर कंपनी धीरे धीरे बहुत सारे पार्ट्स को कंट्रोल करना उसने शुरू कर दिया, उस पर उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। इस तरीके से हम इसके बारे में आज इस वर्कशीट में समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। अर्ली ईयर्स। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स नोन एज रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। क्या हुआ कि बक्सर का जो बैटल था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, फिर इसके बाद तो जब कंपनी के हाथों में ही बंगाल का पूरा जो कंट्रोल था वो आ गया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स जिन्हें रेजिडेंट्स के नाम से जानते थे, उन्हें जहाँ जहाँ वो उसको जिस भी इंडियन स्टेट को वो कैप्चर करते गए वहाँ पर उन्होंने अपने इन पॉलिटिकल या कमर्शियल एजेंट्स को अपॉइंट कर दिया। Their role was to serve and further the interest of company, यानी उनका जो रोल था, उनका काम क्या था कि कंपनी की सेवा करना और कंपनी के जो इंटरेस्ट थे उनको आगे बढ़ाना। Through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states, यहाँ तक कि धीरे धीरे जो इंडियन स्टेट्स के रूलर्स थे उनके वो इंटरनल अफेयर्स में भी ये जो रेजिडेंट्स थे वो इंटरफेयर उन्होंने करना शुरू कर दिया। दे ट्राइड टू डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड इवन सक्सेसर टू द थ्रोन। वो अब क्या क्या किस चीज़ में इंटरफेयर करने लग गए कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल कौन होगा या अगला व्यक्ति कौन होगा जो इस राजगद्दी पे बैठेगा, तो इन सब चीज़ों में वो इंटरफेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया। Sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance। देखिए ये एक बहुत जो एक उनका प्लान था ब्रिटिशर्स का, सब्सिडरी प्लान, ये क्या था कि इसके थ्रू वो इंडियन स्टेट्स को और ज़्यादा कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो गए। According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force। जो भी इसको मानता था तो फिर उस इंडियन रूलर को अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी रखने की परमिशन ही नहीं थी। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, वो कंपनी उन्हें प्रोटेक्शन देती थी, बट द रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस टू द कंपनी। तो क्या करना पड़ता था, इसके बदले में रूलर्स को बहुत सारा पैसा देना पड़ता था ताकि वो इस सब्सिडरी फोर्स के लिए कंपनी को उन्हें पैसा देना पड़ता था। If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty। तो जो इंडियन रूलर वो इस पेमेंट को नहीं कर पाता था तो पेनल्टी के तौर पर उसकी टेरिटरी को ये ब्रिटिशर्स ले लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेल्जली was the governor general at that time, Nawab of Awadh had to seize half of his province in 1801 when he was unable to pay for subsidiary forces। तो देखिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था उस समय जो अवध के नवाब थे उनका आधा जो उनकी रियासत का भाग सिर्फ इसी सब्सिडरी अलायंस के तहत उन्होंने ले लिया था, क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्स के लिए जो पेमेंट करनी थी वो पेमेंट करने से वो करी नहीं थी उन्होंने। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, और हैदराबाद को भी कई सारी अपनी टेरिटरीज देनी पड़ी थी सेम इसी तरीके से।
देन द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन। अब कंपनी क्या करने लग गई, पहले तो वो ऐसे इनडायरेक्ट वे से कैप्चर कर रही थी इंडियन स्टेट्स को, फिर वो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन भी करने लग गई, डायरेक्ट लड़ाइयाँ भी लड़ने लग गई वहाँ के रूलर्स से। आफ्टर गेनिंग स्ट्रेंथ इन अर्ली ईयर्स ऑफ द कंपनी रिस्टोर्ड द डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जब कंपनी ने देखा, जब कंपनी ने ताकत प्राप्त कर ली, तो उसने देखा कि कहीं पर भी अगर उसके पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कोई मुश्किल हो रही है तो वो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन मतलब डायरेक्ट अपनी सेना के साथ लड़ने से भी पीछे नहीं हटी। दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग 2 एग्जाम्पल्स। इसे हम नीचे लिखे हुए 2 एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। मैसूर जो कि कर्नाटक में लोकेटेड है। मैसूर had gained strength under the leadership of rulers like Hyder Ali 1761 to 1782 and his son Tipu Sultan 1782 to 1799। यानी मैसूर ने पूरी अपनी जो ताकत हासिल की वो जो वहाँ के रूलर्स थे ना, हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान, उनके रूल में, उनके किंगडम में मैसूर एक बहुत शक्तिशाली रियासत बना हुआ था। मैसूर कंट्रोल्ड द profitable trade of Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom। देखिए जो मालाबार कोस्ट है वो केरला में है और उस समय जो मालाबार कोस्ट पर जो भी कंट्रोल था वो किसका था, मैसूर का था। तो ये जो मैसूर था वो वहाँ से कंपनी क्या करती थी, पेपर और कार्डमम यानी काली मिर्च और इलायची का ट्रेड करती थी। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom। तो 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया कि जो भी उसके पोर्ट से, जो उसके किंगडम के जितने भी सी पोर्ट्स थे जहाँ से ये ट्रेड होता था सैंडलवुड, पेपर और कार्डेमम का, उस पे उसने रोक लगा दी। एंड डिसअलाउड द लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और जो उसके लोकल मर्चेंट्स होते थे ना उसके किंगडम के, उन पर भी उसने बैन लगा दिया, उनको मना कर दिया कि कंपनी के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा। फिर ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। फिर वो जो फ्रेंच लोग होते थे उनके साथ उसने क्लोज रिलेशनशिप को बढ़ाया। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और उनकी हेल्प से अपनी आर्मी को धीरे धीरे मॉडर्नाइज उसने करना शुरू कर दिया। द ब्रिटिशर्स वर फ्यूरियस एंड फॉट। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। एंड फॉट 4 wars। और उन्होंने फिर मैसूर के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी, 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 एंड 1799 टू डिफीट दैम। उनको हराने के लिए 4 बार लड़ाइयाँ लड़ी। फाइनली इन द बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टम 1799, वहाँ पे एक जगह का नाम है श्रीरंगापट्टम, वहाँ की लड़ाई में टीपू सुल्तान हार गए और उनको मार दिया गया। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड एंड मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी वोडियार्स एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन स्टेट। यानी जो उनके बाद वोडियर जो पुराने शासक थे, पुराना राजवंश था, उन्हीं को ही वो सत्ता सौंप दी और क्या किया, उसको भी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस के तहत अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में ले लिया। ये तो था फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल, वॉर विद द मराठास, यानी मराठों के साथ लड़ाई। फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब द मराठास एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड मराठा पावर। तो लेट 18th century मतलब 18th century के लास्ट में कंपनी को ये नज़र आने लगा कि मराठा जो थे वो, क्योंकि थे तो वो बहुत पावरफुल, तो उनकी ताकत को उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचा, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े दुश्मन थे। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठाज ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड। यानी जो 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई उस समय मराठा हार गए थे, तो जो उनका सपना था कि दिल्ली से वो रूल करेंगे, वो सब सपना बिखर गया। They were divided into many states under the different chiefs, sardars, belonging to the dynasties such as Sindhya, Holkar, Gaikwad and Bhosle। अब उनकी पावर को
अलग अलग करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया और किसके अंडर में, जो उनके वो लोकल वो उनके जो हेड बना दिए, सरदार जिन्हें कहते थे, उनको वो बना दिया गया। तो कौन कौन से डायनेस्टी बना दी उन्होंने, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa, principal minister, who became its effective military and administrative head based in Pune। तो देखिए ये जो चारों जो सरदार थे, चीफ थे, ये भी एक पेशवा के अंडर में काम करते थे। पेशवा कौन होता था, जो प्रिंसिपल मिनिस्टर, मुख्य जो उनका होता था, मुखिया जो होता था, और वो बहुत इफेक्टिव मिलिट्री भी और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था। और कहाँ रहता था, पुणे में रहता था। महाजी सिंधिया एंड नाना फडनीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन। तो ये दोनों व्यक्ति बहुत फेमस मराठा योद्धा थे। द मराठास वर सबड्यू इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। तो फिर धीरे धीरे मराठाओं के साथ इन ब्रिटिशर्स ने काफ़ी लड़ाई लड़ी। इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई देयर वॉज नो क्लियर विक्टर। पहली लड़ाई में तो ना कोई जीता ना कोई हारा। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territories north of the Yamuna river, including Agra and Delhi। तो देखिए दूसरी लड़ाई में क्या हुआ, दूसरी लड़ाई में उन्होंने मराठाओं को हरा दिया और बहुत सारे उड़ीसा और की टेरिटरी और यमुना रिवर के नॉर्थ में जो आगरा और दिल्ली पड़ता था, उन सबको अपने कब्जे में ले लिया। Finally, the Third Anglo-Maratha War of 1817 to 1819 crushed Maratha power और मराठाओं को तीसरी लड़ाई में तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। The Peshwa was removed and sent away to the Bithur near Kanpur with a pension। जो पेशवा था उनको क्या किया गया, उनको वहाँ से हटा दिया गया और बिठूर जो कि कानपुर के नज़दीक है वहाँ पर पेंशन पर भेज दिया गया। The company now had complete control over the territories south of the Vindhyas। तो विंध्या के साउथ का जो जितना भी इलाका है विंध्या पर्वत के, तो उन्होंने धीरे धीरे सारी जगह अपना कंट्रोल कर लिया। So now we'll move on our question answer section। So the first question is, how did East India Company take control of Indian states through subsidiary alliance? Answer is, the company imposed subsidiary treaty on the states. The state that accepted this treaty did not have the right to its own independent army. He used to get protection from the company and the Indian rulers used to pay the company for the maintenance of the subsidiary forces. If the Indian rulers failed to pay the money, then the company would take the possession of their area as a fine। देखिए आंसर ये मत समझिएगा बहुत बड़ा है, क्योंकि हिस्ट्री में हमें इतना बड़ा करना ही पड़ता है। Question number 2 is, why were Britishers furious with Tipu Sultan? What was the result of this confrontation? The British were furious with Tipu Sultan for the following reasons. First is, in 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom. Second point is, the Sultan disallowed local merchants from trading with the company. And the third point is, he also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. As a result of this fight, the British fought with Mysore 4 times. Then the question number 3 is, which were the major dynasties of Maratha power? How was Confederacy ruled? The answer is, Sindhya, Holkar, Gaikwad and Bhosle were the major dynasties of Maratha power. These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa principal minister, who became its effective military and administrative head based in Pune. Now the last question, question number 4. How were Marathas subdued by the company? There were 3 wars between the British and the Marathas. After the second war, several areas including Agra and Delhi, north of Orissa and Yamuna, came under British occupation. At
and at the end of Third War, the British completely crushed the power of Marathas. Then Peshwa shifted from Pune to Bithur near Kanpur on pension. In this way, the East India Company took Marathas under him. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।